यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है। फिलहाल वहां रूस का कब्जा है और उसका वीडियो अब सामने आया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए पूरी रात जंग जारी रही। परमाणु पावर प्लांट पर अब पूरी तरह से रूस का कब्जा है और उसकी तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर किस तरीके से लगातार रात भर इस पावर प्लांट को कब्जे में लेने के लिए संघर्ष जारी रहा और वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में खतरे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई रॉकेट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ गिरता तो एक बड़ी तबाही हो सकती थी। चेरनोबिल से बड़ा हादसा होने की संभावना थी और यही वजह है कि विश्व भर के नेता और IAEA एक्शन में नजर आई, रेडिएशन लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहां यूक्रेन की कुल पावर क्षमता का 25% प्रोडक्शन इन 6 न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। आपको बता दें कि 1986 में जब चेरनोबिल की घटना हुई थी, जहां लीक हुआ था, उसमें 50 लाख लोगों को प्रभावित किया था। कई लाख लोग मारे गए थे और उस पूरे इलाके को खाली करना पड़ा था। और आज जब ये तस्वीरें सामने आई तो पूरा दुनिया, पूरा विश्व सकते में आ गया। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आपने देखी किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को कब्जे में लिया गया। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि आमने सामने की जंग भी हो रही है, सड़कों पर यह लड़ाई पहुंच गई है, क्योंकि अब एम्ब्यूश किया जा रहा है, क्योंकि रशियन फोर्सेस शहरों के अंदर है। अब उनकर छुपकर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें RPG का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और आप टारगेट बना सकते हैं, चाहे उनके व्हीकल्स हो, चाहे उनके टैंक्स हो, या फिर उनके आर्मर्ड जो तमाम जो फोर्सेस जा रही हैं। मनीष, इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जिसमें लगता है कि एम्ब्यूश किया गया है और इसमें भी RPG जैसे किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ठीक सामने आप देखें तो यहां पर जो मेन इंस्टॉल्ड एरिया थे, यानी वो लोकेशंस जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि BMP खड़ी है, यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। उसके साथ साथ जो मेन टारगेटेड एरिया है उस पर जो चाहे वो रॉकेट लॉन्चर हो या फिर RPG राउंड या फिर उसके बाद जेवलिन स्ट्रिंगर का इस्तेमाल करके उस पूरे एक और बड़ी खबर ये आ रही है मनीष की यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट गिराया है। Su-34 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है और यह दावा लगातार बार बार किया जा रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर मौजूद है। विंग कमांडर अभिषेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बड़ी खबर है तस्वीरों के साथ Su-34 को गिराना, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? एयर सुपीरियरिटी की बात। देवनाथ सर, आप भी बताएं, आप खूब फाइटर पायलट रह चुके। देवनाथ सर, जरा इसको बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, क्या ढांचा देख के क्या लग रहा है, किस तरह का हो रहा होगा ये एक्सीडेंट? जी हाँ, ये देख के लग रहा है कि जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट था उसको यूक्रेन की सरफेस टू एयर डिफेंस प्रणाली ने शूट डाउन कर दिया है। मेरा कल तक ये मानना था कि अब तक रूस ने इस युद्ध के दौरान यूक्रेन की जो एयर डिफेंस प्रणाली है उस पर करीबन 70% डिग्रेडेशन कर दी है। लेकिन लगता है कि किसी विशेष सोर्स से शायद उनको स्पेयर पार्ट्स फिर से मिल गए हैं और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिर से थोड़ा मरम्मत कर ली है, रेक्टिफाई कर ली है और उनके रेडार सिस्टम फिर से चालू हो गए हैं। आपको मैं इसलिए बोलना चाहूं क्योंकि आप हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी आ गई है कि इसको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार के गिराया और आपने देखते ही बोला था कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मार गिराया। सर, कितना मुश्किल होता है एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना, खासकर फाइटर्स के लिए जो हम देख रहे हैं अभी? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एक फाइटर प्लेन शत्रु के ऊपर अटैक करने जाता है तो उसको मालूम है कि दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन से या सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम से फायर करेगी। इसके लिए हर फाइटर एयरक्राफ्ट में 2 चीजें होती हैं। एक, उसके ऊपर कॉकपिट के सामने एक सिस्टम होता है जिसको हम रूसी भाषा में बोलते हैं SPO-10। मैं MiG-23 उड़ाता था, मेरा SPO-10 मुझे बताता था एडवांस में कि शत्रु का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो MGR है, यानी मिसाइल गाइडेंस रडार है, वो किस तरफ है। इससे मुझे अंदेशा रहता था मेरे ऊपर हमला दाएं तरफ से होगा या बाएं तरफ से होगा। इसके बाद ये वोल्नोवा जगह है जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे ध्वस्त किया गया। वोल्नोवा जो है वहां पर Su-34 लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे और इस पूरे लोकेशंस को कर रहे थे। एक और तस्वीर आ रही है, ये निकोलोव की तस्वीर है जहां पर इस समय एक साथ जो मोल्टोवा
कॉकटेल है उसका इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जो वहां पे आर्मर्ड कॉलम्स और मैकेनाइज्ड कॉलम्स थे, यानी जो रशियन आर्मी के जो टैंक्स और साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल थे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और फिर जो सिविलियंस थे उस एरिया पे जितने भी रशियन फोर्सेस के लोग थे उनको भगाने की कोशिश की गई। विंग कमांडर अभिषेक, जब ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, जब वहां पे सिविलियंस खुद आगे बढ़ के यूक्रेनियन फोर्स के साथ मिलकर रशियन आर्मी का सामना कर रहे हैं, कितने दिन और खिंच सकता है ये? क्योंकि रशियन ये कह रहे हैं कि आप जाएं, सुरक्षित ठिकानों तक जाएं, क्योंकि ये लड़ाई सीधा सीधा आमने सामने की है। सर साथ में एक भाई जवाब भी दीजिएगा कि ये जो देख रहे हैं हम लोग, क्या मोल्टोवा जो कॉकटेल हम बोल रहे हैं पेट्रोल बम से क्या जला सकते हैं वैसे गाड़ियों को? देखिए ये सुपरफिशियल और सरफेस पे लगी हुई आग दिख रही है, जो इन पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स में दिख रही है। इसमें डैमेज टैंक्स को नहीं दिख रहा है। देखिए अगर इसलिए आप ये मान सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि मोलोटोव कॉकटेल्स की वजह से कुछ देर तक, क्योंकि ऑयल स्पिल होता है वो थोड़ी देर तक फायर कैच करता है, और बहुत लंबा क्लिप नहीं है जो दिखा सके कितनी देर में आग बुझ गई। हालांकि ये भी है कि जैवलिन वेपन सिस्टम जो है, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है, वो भी बड़ी मात्रा और बड़े नंबर्स में इस वक्त सिविलियंस और फौज के हाथों में हैं। इसकी वजह से बख्तरबंद जो इनके फॉर्मेशंस हैं उनको काफी खासा नुकसान और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन में रूस के हमले की सबसे भयावह तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। चेरनीहिव में रूसी हमले में 33 नागरिकों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में कई घर तबाह हो गए, सड़कों पर लाशें बिछ गई हैं, हर जगह खौफ का माहौल हो गया है। रूसी हमले में अब यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा है, और यह सबसे दर्दनाक तस्वीर, जहां 33 नागरिक मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है, और ये मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जिसमें लोग इस हमले के बाद अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तो इस तरीके से 2 से 3 मिसाइलें आप देख सकते हैं। अरे काफी हैं ये। नहीं, दरअसल जिस क्लस्टर बम की बात कर रहे थे वो इन सब एरियाज पे बॉम्बिंग करने की बात कर रहे थे, इसीलिए जिस तरीके की बॉम्बिंग की गई और लगातार एक एक करके जो उन पूरे एरियाज पे टारगेट किया गया, इन्हीं को बेस बनाकर यूक्रेन इस बात को कह रहा है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस समय रशियन एयरफोर्स कर रही है, और वो लगातार उन एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहां पे सिविल लोग रह रहे हैं। हालांकि रशियन फोर्सेस ने बिल्कुल कहा कि सिविल एरिया नहीं बल्कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस, कमांड कंट्रोल सेंटर, रडार स्टेशंस, एंटी एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशंस, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए तस्वीरों में आप देखें 1, 2 से लेकर कुल मिला के 8 की संख्या में जो बॉम्ब है वो गिरे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, मनीष वो भी बता देते हैं, उसके बाद फिर से हम लौटते हैं। आखिरकार जिस तरह से अलग अलग एयर जगह पे एयर अटैक्स दिख रहे हैं, अब यूक्रेन के ओर से बताया जा रहा है कि मारियापोल में रूस बड़ा अटैक कर सकता है। मारियापोल में बिल्डिंग पर हमला हुआ है, मिसाइल यहां पर दागे गए हैं। आपको बता दें कि मारियापोल अब कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा सेंटर बन चुका है, क्योंकि यहां पर अब रशियन फोर्सेस और साथ ही साथ डोनेट्स्क के जो फोर्सेस मौजूद हैं। एक बार तस्वीर देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं हम क्या हो रहा है यहां। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। 1 से लेकर 2 बार या 3 बार यहां पर अटैक किया गया। देवनाथ सर, ये एयर अटैक हो रहा है, इससे पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी जिसमें बताया था किस तरह से 8 वहां पर बॉम्ब्स हमने गिरते हुए देखे हैं, तो जरूर ये एयर अटैक हुआ होगा। किस तरह का अटैक था और किस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ और किस तरह के टारगेट को उन्होंने किया होगा आइडेंटिफाई? देखिए, इस हमले में आप गिन सकते हैं कि करीबन 8 बॉम्ब टारगेट एरिया के ऊपर गिराए गए हैं। इन बॉम्ब्स में डिलेड फ्यूज सिस्टम लगाया गया है ताकि वो एक एरिया के ऊपर 100 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा एरिया के ऊपर गिरकर टारगेट को नष्ट करें। आप ये भी देख सकते हैं कि बॉम्ब गिरने के बाद ही वहां जो धमाका होता है उसमें फ्लैश, फायर एंड स्मोक दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये है कि हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ है, जिसका मकसद है टारगेट के ऊपर आग लगाना, और टारगेट में वहां पर अगर पेट्रोल डीजल के इंस्टॉलेशंस हैं तो उसको भी धुआंधार तरीके से नष्ट कर देना। बिल्कुल। अब खेरसॉन की तस्वीरें देखिए। खेरसॉन में यूक्रेन के सैनिकों ने कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है। उस काफिले की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, एक के बाद एक कई टैंक जो कतारबद्ध जा रहे थे। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट विंग कमांडर अभिषेक बता रहे थे कि जेवलिन मिसाइल है यूक्रेन के सैनिकों के पास, और वो काफी घातक साबित हो रही हैं, और उसी का असर है कि
जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या फिर टैंक्स हैं, बिल्कुल। वो एकदम सिटिंग डक्स साबित हो रहे हैं। हम जानेंगे आखिरकार किस तरह से हमला किया होगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी बता देते हैं। यूक्रेन में मल्टीपोल में घुसे रूसी सैनिक। मल्टीपोल में आप देख रहे हैं, मल्टीपोल जो शहर है, ये हम जो आप दिखा रहे थे आपको, जापोरिजिया, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर इस वक्त रूस ने कब्जा किया है, उसी का एक बहुत बड़ा शहर है। और वहां पर देखिए किस तरह से जो पब्लिक है विरोध कर रही है रशियन फोर्सेस का। और इसीलिए इस जगह पर हवाई फायरिंग करने को जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने हवाई फायरिंग की थी। देखिए बड़ा ही क्लियर पैटर्न है एक, अगर उसको स्टडी करें। जैसे हम साउथ से शुरू करते हैं तो खरसौन हुआ, उसके बाद जेपोरिजिया हुआ जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, उस फर्दर नॉर्थ नीप्रो आ जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं तो फाइनली राजधानी कीव पहुँचते हैं। ये सारे के सारे शहर और जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, ये सब नीपर नदी के साथ लगे हुए हैं। जो जैसा कि पहले से हमें पता है कि जो ईस्टर्न पार्ट्स, चाहे वो डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, और उसके अलावा नीचे मारियोपोल तक माने, तो ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं मेजरली जो हैं प्रो रशियन या रशियन स्पीकिंग लोगों की एथनिसिटी वहाँ पे ये है। तो रशिया का क्लियर कट जो तीन तरफ से हमले हो रहे हैं, ऊपर खार्किव, देन साउथ में मारियोपोल तक, और सदर्न साइड से क्रीमिया की तरफ से तो कोस्टल और जो जितने हार्बर्स हैं वो तो ऑलरेडी कंट्रोल में ले लिए हैं। तो लैंडलॉक कंट्री बनाकर जो ईस्टर्न पार्ट है, जो प्रो रशिया है, उसको आइसोलेट कर देना, ताकि कल को जब आप काबिज हो जाते हैं सेंटर में कीव पे सरकार बना के, तो आपको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़े। एंड इन एनी केस आपने बफर जो था अपना वो काफी बड़ा कर दिया और नीपर नदी तक ले गया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अब लड़ाई कहां कहां तक पहुंची है और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम, लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का दावा कर रही है यूक्रेन की जो रशियन फोर्सेज है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जैसा हम बता चुके हैं कि एक और हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, चेरनिव की तस्वीर थी, जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन खार्किव में जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जो इस्तेमाल किया गया, जिसको दावा कर रही है वहां की यूक्रेन की मीडिया, क्या यह क्लस्टर बम है या नहीं, इसके बारे में हम छोटा सा एक जवाब ले लेते हैं देवनाथ सर से, क्योंकि आपने बताया था कि क्या हो सकता है। जी हाँ, ये या तो क्लस्टर बम है या इनको ऊबा 32 और ऊबा 64 नाम के रॉकेट फायरिंग प्रणाली है, उससे फायर किया गया है। इसमें 57 मिलीमीटर के कैलिबर के बॉम्बलेट्स होते हैं, जिनमें वॉरहेड जो है वो टारगेट के ऊपर पेनिट्रेट करके फटता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं, ये इनमें थोड़ी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, यानी जब फट रहा है तो फ्लैश आप देखेंगे एक दिशा की तरफ जा रहा है। उससे ये भी लग रहा है कि इन वॉरहेड से व्हीकल्स, टैंक्स, आर्मर्स को एम किया जाता है ताकि उनमें आग लग जाए, उनमें छेद हो जाए और उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल की टंकी है वो फट जाए। सर, ये बार बार कहा जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर रोक क्यों है जिनेवा कन्वेंशन के तहत, और क्यों यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है? हाँ, मैं आपको बता दूं, जेनेवा कन्वेंशन के तहत क्लस्टर बॉम्ब पे बैन लगाया गया है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब एक सिस्टम होता है जिसमें एक बड़ा सा बॉम्ब होता है, समझिए 500 किलो का, और उसकी लंबाई रफली होगी 8 फुट, चौड़ाई होगी रफली 2 फुट। जब इसको गिराया जाता है तो ऊपर का जो छिलका है, उसका जो कवर है वो खुल जाता है, और उसके अंदर 147 छोटे छोटे बॉम्बलेट्स, जैसे अनार के अंदर अनारदाना होते हैं, उस तरह से 147 बॉम्बलेट्स निकल जाते हैं। हर बॉम्ब का वजन 1.1 केजी होता है। तो क्या होता है, ये जो है जमीन पर अनगाइडेड होते हैं, तो ये जब जमीन पर गिरते हैं तो एक कॉरिडोर यानी 100 मीटर चौड़ा और करीबन 200 मीटर एरिया में वो स्प्रेड हो जाता है। यानी जो टारगेट है, जरूरी नहीं है कि ये बॉम्बलेट सिर्फ मिलिट्री टारगेट के ऊपर गिरे, आसपास जो सिविलियन एरिया है, आसपास जो इनोसेंट लोग हैं, वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए जेनेवा कन्वेंशन में इसको बैन लगाया गया, और जेनेवा कन्वेंशन में बार बार जोर दिया जा रहा है कि अब से युद्ध में सिर्फ उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि प्रिसीजन गाइडेड होते हैं या एक ही जगह पर सिर्फ मिलिट्री टारगेट के ऊपर जाके फटते हैं। मास कैजुअलिटी या मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इन पर रोक लगाई गई है। और यह आरोप अब यूक्रेन की तरफ से लगाया जा रहा है कि मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। राजधानी कीव से महज 20 किलोमीटर दूर रूस ने एक कॉस्मेटिक कंपनी के वेयरहाउस पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद ही कंपनी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले के बाद वेयरहाउस से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पूरा हाईवे इसकी वजह से ब्लॉक हो गया है, और आग की भयावहता और काले धुएं का घेरा देखकर आप समझ सकते हैं काफी बड़े इलाके में आग लगी है।
और कम से कम ये काफी बड़ी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है पूरी जो- तरीके से ध्वस्त हो गया है। और काफी बड़ा हम देख सकते हैं कि ये प्लांट है जिसमें कॉस्मेटिक्स बनाया जाता है। आप समझ सकते हैं कॉस्मेटिक का मतलब है कि यहाँ पर स्पिरिट्स और केमिकल्स रखे होंगे जिस वजह से आग और तेजी से पकड़ोगी। अभिषेक सर एक बात बताइए कि आखिरकार वॉर में क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उनको कॉस्मेटिक फैक्ट्री को उड़ाना पड़ रहा है रूस को? देखिए अभी आपने ही बताया कि वहाँ पे किस तरह के केमिकल्स रखे होंगे और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि मोलोटोव कॉकटेल्स बनाइए। तो ये बिल्कुल बड़ा इजी और डायरेक्ट सा कोरिलेशन है। हालांकि ज़मीनी हकीकत वहाँ पर ये है कि इस वक्त जो जैसे पहले वीडियोस भी देखे थे, यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ आपको जीन्स में जो मिलिशियाज या सिविलियन पॉपुलेशन है हथियार बंद दिखाई दे रही है। तो इस तरह के जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं और वो जो शहरी लड़ाई जब अर्बन वॉरफेयर होगा तो वो इसी तरह की जगहों पर ऐसी बिल्डिंग्स में ठिकाना बना के बैठेंगे जहां से एम्बुश कर सके। से फॉर एग्जांपल कि कोई आर्मर्ड कॉलम हो तो आप जैवलिन वहां से फायर कर सके, आपको थोड़ी हाइट मिलती है और लाइन ऑफ साइट मिलती है जिससे आप ज़्यादा कवर करके, और क्योंकि रेंज अवेलेबल है तो उतनी ज़्यादा मारक क्षमता के साथ उतना ज़्यादा दुश्मन को तहस नहस कर सकते हैं। बिल्टअप एरिया में प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, खासतौर पे एम्बुश करने की, इसीलिए जो कॉलम्स या फिर कॉन्वॉय मूव हो रहे हैं रशियन आर्मी के लिए वो बहुत है। और ये जो कॉस्मेटिक फैक्ट्री की बात करें, मुझे लगता है कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन विंग या फिर रडार या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम होगा जिसकी वजह से उसे लॉक किया गया। शायद मनीष मुझे लगता है कि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट जिसको लग रहा है उसको तबाह किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है इस वक्त, आपको बता दें सेना जो है अब रूस की वो धीरे 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 कीव की ओर बढ़ती जा रही है और रूस के टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहे हैं और कीव के बाहर खड़ी रूस की एक नहीं दो नहीं कई किलोमीटर 60 किलोमीटर लंबा एक काफिला है। ये बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, उसके बाद T-72 टैंक्स जिसकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर इफेक्टिव है, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन के साथ ये पूरी तरीके से लैस है। एक तस्वीर में जहां पर इनका मैकेनाइज्ड कॉलम का मूवमेंट है, ट्रक्स जा रहे हैं जिसमें आर्म्स, एम्यूनेशन, वेपन सिस्टम, रसद और राशन मौजूद है। उसके अलावा लॉजिस्टिक रीइंफोर्समेंट के तौर पर एक एक करके कुल मिला के इस विजुअल्स के अंदर ही 15 के 15 ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, फ्लाई थ्रू है। फ्लाई थ्रू का मतलब आकाश से ली हुई वो तस्वीर, सैटेलाइट के थ्रू ली हुई तस्वीर जिसमें दिखाई दे रहा है। जो नीचे मूवमेंट है उसी का वो एरियल व्यू है जिसमें एक एक करके कुल मिला के कम से कम अगर 60 किलोमीटर का ये पूरा काफिला है तो मान लीजिए 3000 से 4000 गाड़ियां होंगी जिसके अंदर जो मैकेनाइज्ड कॉलम से लेकर उनकी रसद और साथ में आर्म्स, एम्यूनेशंस, क्योंकि इस समय फ्लैग को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है, यानी कीव के साथ साथ पूरे यूक्रेन में अपना दबाव और दबिश डालनी है। यही वजह है कि पूरी तैयारी के साथ रशिया इस कोशिश समय तो उतरा बिल्कुल है। होगी। इतना लंबा काफिला। अभिषेक सर और देवनाथ सर आपसे मैं शुरू करता हूं, आप दोनों इसका जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे आंसर चाहिए कि आखिरकार इतना बड़ा कॉलम क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इकट्ठा करके रखा गया 8 दिन तक? ऐसा है कि इस फोटो को, वीडियो को देखने के बाद मेरा एस्टिमेट है कि ये करीबन 3 डिविजन्स की डिप्लॉयमेंट के लिए आर्म्स और असला लेके जा रहा है, यानी 1 फुल कोर स्ट्रेंथ की अटैक प्लान है कीव के ऊपर। कीव के ऊपर जो जब कीव को एनसर्कल कर लिया जाएगा, कीव की जो पेरीमीटर रोड है उसमें 3 जगह से, जो मैप के गूगल मैप के हिसाब से 3 जगह से ऐसे एरिया हैं जहां पर कि आप कीव के अंदर घुस सकते हैं सिटी सेंटर की तरफ। इन तीनों रोड्स को मेरे ख्याल से रशियन कमांडर इसलिए चूज करेगा क्योंकि ये सड़क चौड़े हैं, यानी उस पर टैंक मैन्यूवर करने का स्कोप है और जो सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ आधा किलोमीटर उस तरफ आधा किलोमीटर तक खाली जमीन है, यानी बिल्टअप एरिया नहीं है, बिल्टअप एरिया नहीं एम्बुश नहीं है, यानी दुश्मन जो है बड़ी आसानी से छोटे जैसे वेपन्स हैं जैसे आरपीजी है, उससे रशियन कॉलम के जो टैंक्स हैं उनको आरपीजी से इतनी इजीली हमला नहीं कर पाएगा। सर आपको रोकना चाहूंगा एक बार। एक और बड़ी तस्वीर आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का हमला जारी है। रूस के कई इलाकों में बमबारी की है, कई इमारतों में आग लग गई है, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स की टीम जुटी है। वहीं रूस के हमले के बाद बर्बादी का जो मंजर है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है, यानी जो एक्शन रूस कर रहा है उसका रिजल्ट अब तस्वीरों में दिखने लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज आपने नोटिस की है, हम लगातार जब तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, वहां पर पुलिस काम कर रही है, वहां की इमरजेंसी सर्विस काम कर रही है। अभिषेक सर, ये तो बताती है कि उनका जो अभी तक भी जो टारगेट है वो बहुत ही प्रिसाइज है। एब्सोल्युटली, जो सेंट्रल कीव है वो अभी भी देखिए आप मोर और लेस जो एटलीस्ट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट की सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ सर्विसेज जितनी है वो सारी तो
एक्टिवेटेड हैं, मतलब जो सेंट्रल कीव है उस पर अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ये दर्शाता है कि जो इनिशियल बात कही थी पुतिन साहब ने उस पर वो स्टिक कर रहे हैं। वो टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन को तब तक नहीं कर रहे हैं जब तक वहां से कोई थ्रेट नहीं एमिनेट होता है। एक अभी थोड़ी देर पहले हमने वो देखा था कि नेटो के जो नेटो चीफ का जो बयान आया था, अब मैं उस तरफ थोड़ा सा हमारा ध्यान ड्रॉ करना चाहूंगा कि वो काफी सिग्निफिकेंट बयान है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि रूस तुरंत यूक्रेन से बाहर निकले, अपनी फौजों को वापस बुलाए। ये अब इसमें आगे प्रोग्रेस क्या होती है, लेकिन डेफिनेटली ये बयान उनका, और साथ ही साथ उसकी थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई थी, ज़ेलेंस्की साहब का बयान आया था कि यूरोप अपनी नींद से जागे। ये उनको नाटो को मनूवरिंग स्पेस देने के लिए, ताकि कल को डिसीजन चेंज करके अगर उतरना पड़े तो वो देने के लिए आया है कि हमने आपको फोरवार्न किया था क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स खतरे में आ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।